अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। SPSS फॉर बिगनर्स के नाम से एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादत। ये वीडियो सीरीज़ उन बिगनर्स के लिए है जो न्यूली SPSS के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने रिसर्च के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए अपने डाटा को SPSS की मदद से एनालाइज करना चाहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ को देख के आप SPSS के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी की सारी चीज़ों को जान सकेंगे कि कैसे हम अपने डाटे को एंटर करते हैं, उसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं, कैसे हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और लास्ट में हम कैसे अपने डाटे को एनालाइज़ करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी की सारी वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे आप अपने डाटे को स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम SPSS का जो बेसिक इंटरफेस है उसके बारे में जानेंगे कि क्या इंटरफेस है, कैसे हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को नाम दे रहे होते हैं और उसके साथ-साथ बाकी जितने भी यहाँ पे जितने भी आइकन्स वगैरह शो हो रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो SPSS को जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मेन्यू हमारे सामने शो हो रहे होते हैं। एक डाटा व्यू के नाम से होता है और एक दूसरा वेरिएबल व्यू के नाम से होता है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू को देख लेते हैं और उससे पहले भी हम यहाँ पे टॉप के ऊपर जो मेन्यू बना हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये मेन्यू क्या है। सिंपल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मेन्यू है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फाइल की ऑप्शन होती है। यहाँ पे आप जो फाइल यूज़ कर रहे हैं उसको सेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप डाटा को एनालाइज़ करेंगे या अपने वेरिएबल को जब क्रिएट करेंगे, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मेन्यू आप यूज़ करेंगे वो आपका ट्रांसफॉर्म का मेन्यू होता है। ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, अपने जो वेरिएबल्स होते हैं, हम ज बाद औक़ात जब हम प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट क्वेश्चन्स यूज़ कर रहे होते हैं। उन क्वेश्चन्स की मदद से हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो सारा का सारा जो हमारा प्रोसेस होता है वो इस कंप्यूट वेरिएबल्स के बाद यहाँ पर होता है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट मेन्यू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू जिसको आप कह सकते हैं, वो एनालाइज़ का मेन्यू होता है। यहाँ पर जितने भी हम अपने डाटा के ऊपर टेस्ट लगा रहे होते हैं, वो इसी मेन्यू के ऊपर ही हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन भी मौजूद है और उसके नीचे जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की है, वो सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कोरिलेशन की ऑप्शन मौजूद है, रिग्रेशन की ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा जितने भी आप टेस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं, उन सब की ऑप्शंस यहाँ पे हमें मौजूद होती है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मेन्यू में जब भी हम स्टेप बाय स्टेप डाटा को एनालाइज़ करेंगे तो देखेंगे कि कौन से मेन्यू को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट मेन्यू है तो वो ग्राफ्स का होता है। यहाँ पे हम किसी भी किस्म का ग्राफ वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको इन्हीं मेन्यू में ही जाना पड़ेगा, इन्हीं मेन्यू को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी जितने भी मेन्यू है वो बहुत शॉर्ट टर्म में हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नीचे जो मेन्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम की ऑप्शन है, टाइप की ऑप्शन है, विड्थ और डेसिमल्स वगैरह ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे सामने वो हमारे नाम की ऑप्शन होती है। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, अपने वेरिएबल को हमने नाम देना होता है। यहाँ पे कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, आप उसको जो भी नाम देना चाहते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है आप उसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल को नाम देते हुए आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप जब भी वेरिएबल को नाम देंगे तो आप किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं डाल सकते हैं। स्पेस अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो SPSS उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को अगर उसके नाम एक से ज़्यादा हैं तो आपने यहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह या कोई भी करैक्टर आपने साथ में यूज़ कर लेना है, तो तभी आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक से ज़्यादा नाम लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह अंडरस्कोर या कोई करैक्टर साथ में यूज़ कर लें जिसको SPSS एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को फर्स्ट के ऊपर जो आप क्या कर रहे होते हैं, अपने वेरिएबल को नाम दे रहे होते हैं। अब जो ही हम अपने वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख रहे होते हैं, तो हमारे सामने ऑटोमैटिकली टाइप के ऊपर जो है न्यूमेरिक आ जाता है, विड्थ 8 आ जाती है, फिर इसी तरह डेसिमल 2 आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे सामने आ रही होती है, वो हमारे सामने टाइप की ऑप्शन आ रही होती है और टाइप के अंदर सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक की ऑप्शन आ रही होती है। तो जनरली जब भी हम डाटा को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ही हमारा डाटा होता है और तभी हम उसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए SPSS के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे न्यूमेरिक की ऑप्शन ही आ रही होती है। उसके साथ-साथ यहाँ पर अगर आप कोई जो टेक्स्ट है उसको शामिल करना चाहते हैं, सपोज़ जैसे आप यहाँ पे जेंडर लिख रहे हैं और उसके साथ-साथ या आप कुछ लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, आप उनके नाम लिख रहे हैं और आगे आप सारे लोगों के नाम लिखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप न्यूमेरिक डाटा को तो नहीं यूज़ करेंगे, आप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। तो ऐसी सूरत में आपने यहाँ पे टाइप में स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना होता है।
तो ये सेकंड लास्ट पे जो स्ट्रिंग की ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना होता है, फिर आपने ओके कर देना होता है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे जेंडर वगैरह को ले रहे हैं, जो भी डाटा हम आगे जाके एनालाइज करेंगे तो वो हम न्यूमेरिक डाटा ही होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यूमेरिक है इसको ही आपने यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जब आपके सामने न्यूमेरिक आ जाता है तो नेक्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन आती है वो विड्थ की ऑप्शन होती है। विड्थ में यहाँ पे इससे मुराद होता है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टर्स पॉसिबल्स फॉर द वेरिएबल्स। कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट की सूरत में या न्यूमेरिक की सूरत में, जो सबसे पहले न्यूमेरिक की बात कर लेते हैं, तो न्यूमेरिक की सूरत में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है। वो जो डेसिमल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 होते हैं, ये मैंने कुछ देर पहले चेंज किए थे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आपकी 8 होती है और डेसिमल्स आपके 2 होते हैं। तो ये चीज़ जो आपकी विड्थ है, ये बेसिकली आप कितने कैरेक्टर्स शामिल करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर, तो ये ऐसी सूरत में आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ कि विड्थ का बेसिकली मकसद क्या होता है। सपोज़ जैसे हम यहाँ पे अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनके हम नाम लिखना चाहते हैं। तो इनके सामने जब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने ये 8 विड्थ आ जाएगी, तो हम यहाँ पे इस न्यूमेरिक की जगह हम स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस विड्थ में अब जो हम नाम के सामने है, जब हम डाटे को एंटर करेंगे तो हम अपने कस्टमर के 8 तक जो करैक्टर होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसको ऐड नहीं कर सकेंगे। सपोज़ जैसे आप देख सकते हैं ये नाम हमारे सामने आ गया है, तो यहाँ पे जब हम 8 करैक्टर तक पहुँचेंगे तो हमें बता दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा आप करैक्टर यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे ज़्यादा करैक्टर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो विड्थ का मेन्यू है वो ये इसलिए होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लें कि जो आप न्यूमेरिक फॉर्म में होता है आपका डाटा, तो उसमें आपको किसी किस्म की वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अनलिमिटेड डाटा जितना भी होता है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा विड्थ की। उसके बाद जो डेसिमल, ये नॉर्मल सी बात है कि आप अपने टेक्स्ट के साथ कितना डेसिमल शामिल करना चाहते हैं। सपोज़ जैसे हमने 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब हम 2 लिखेंगे या 1 लिखेंगे तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डेसिमल हमारे सामने आ गए। तो ये बेसिकली इसलिए होता है। डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू होता है वो लेबल्स का मेन्यू होता है। यहाँ पे जो होता है हम अपना जो वेरिएबल होता है उसकी हम डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे सपोज़ हम लिखना चाहते हैं कि जो हमारे जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके जेंडर के बारे में हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने, या रेस्पोंडेंट्स का जो जेंडर है उसके बारे में हमने पूछा है। कोई भी आप टेक्स्ट इस तरह का आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जस्ट आप अपने लिए लिख रहे होते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन मैंने किस लिए पूछा हुआ है। अदरवाइज़ जो होता है इस लेबल वगैरह की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं होती है। और डाटा एनालिसिस में भी हमें इसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं अपने वेरिएबल के रिलेटेड किसी भी किस्म की डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पे लेबल के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मेन्यू होता है वो हमारा वैल्यूज़ का होता है। यहाँ पे आप देखें कि जब भी हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो जेंडर की, वो ज़ाहिर मेल के आगे या फीमेल के आगे टिक कर रहा होता है। अब हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जाके हो रहा होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यू देनी होती है। सपोज़ जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ, तो 1 के लिए मैं यहाँ पे मेल लिख रहा हूँ। तो जब भी आप 1 एंटर करेंगे जेंडर के आगे तो ऑटोमैटिकली सिस्टम में वो रिकॉर्ड होगा कि आप मेल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम 2 लिखेंगे, तो 2 के आगे मैं सपोज़ फीमेल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सिस्टम में ऑटोमैटिकली वो आपको डाटा जो भी आएगा वहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपके पास इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं। आप 1 2 लिखते जाएँगे, तो वो डाटा आपका मेल और फीमेल के नाम से इकट्ठा होता रहेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे टाइप में हम न्यूमेरिक फॉर्म में अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप जिस हिसाब से भी आप यहाँ पे रेटिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिश आपने करनी है, जब आपका ऑर्डिनल डाटा होता है, तो फिर ऑर्डर के हिसाब से ही आपने यहाँ पे तरतीब देना होता है। उसी हिसाब से आपने यहाँ पे चीज़ों को करना होता है। सपोज़ जैसे हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को लिखते हैं। अब जब हम क्वालिफ़िकेशन को लिखते हैं, तो हम इसमें रैंडमली नई चीज़ों को लिख सकते हैं। हमने क्या करना होता है, एक तरतीब के अंदर जाना होता है। सपोज़ जैसे हम यहाँ पे 1 लिख रहे होते हैं, तो 1 के आगे जो है हम मैट्रिकुलेशन लिख रहे हैं। तो जब हम मैट्रिकुलेशन लिखेंगे, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मास्टर लिखेंगे, ज़ाहिर है हमने उसके बाद अगर इंटरमीडिएट है, तो वो फिर हमने 2 के बाद इंटरमीडिएट ही लिखना होता है। तो यहाँ पे हम हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, बल्कि हमने क्या करना होता है, सीक्वेंस को हमने फ़ॉलो करना होता है। तो ये जो ऑर्डिनल वेरिएबल्स होंगे, उसमें आपने फिर सीक्वेंस को फ़ॉलो करना होता है। और जो नॉमिनल वेरिएबल्स होंगे तो उसमें आप 1 2 0 1 2 अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी किस्म की कोई कोडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट लास्ट पे चीज़ है, यहाँ पे जो देखने वाली होता है, ये यहाँ पे मेजर की ऑप्शन है। मेजर में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपका वेरिएबल कौन-सा है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है।
तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। सपोज़ जैसे हमारा जेंडर है, तो ये नॉमिनल वेरिएबल है, हमने इसको नॉमिनल लिख दिया। इसी तरह क्वालिफ़िकेशन है, ये हमारी ऑर्डिनल वेरिएबल है, तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है ऑर्डिनल वेरिएबल के तौर पर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मेयर्स में जाके ये चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक इंटरफ़ेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा डाटा व्यू की ऑप्शन होती है। तो जितना भी हमारा डाटा होता है, वो हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है, उसको हम यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं। अब ये हमने एंटर किस तरह से करना होता है, जिस हिसाब से आपने वैल्यूज़ दी होती हैं, उसी हिसाब से आपने डाटा यहाँ पे एंटर करना होता है। अब सपोज़ ऐसा है कि हमारा जो पहला रेस्पोंडेंट है, वो मेल था। तो अब इसके लिए हमने जैसे आपने पहले देखा है कि हमने वैल्यूज़ के अंदर जाके मेल के लिए हमने 1 लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे जेंडर के आगे जाके पहले रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट आपने यहाँ पे 1 लिख देना होता है, तो ऑटोमैटिकली वो रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा कि ये कोई मेल है। अगर दूसरा रेस्पोंडेंट आपका फीमेल था, तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। इसी तरह आपने बाकी सारी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके रेस्पोंडेंट्स की, वो आपने 1 2 इसी हिसाब से आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो डाटा तो आपका एंटर हो जाएगा, लेकिन जब उसके अगेंस्ट जो है, जब आप डाटा को एनालाइज़ करेंगे, तो यहाँ पे अननोन के नाम से ये डाटा आपको वहाँ पे शो होगा कि इसके अगेंस्ट एसपीएसएस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किसके लिए आपने 3 लिखा हुआ। तो ये फिर आपको डाटा एनालिसिस में जाके ये चीज़ें मसला करेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो प्रॉपर आप कोडिंग कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप डाटे को यहाँ पे एनालाइज़ करें। तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एसपीएसएस का बेसिक इंटरफेस क्या है और उसके में जो बेसिक मेन्यूज़ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ नॉमिनल और ऑर्डिनल्स की हम बात करेंगे कि उसको हम किस तरह से एंटर कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन को भी एग्जांपल के तौर पर लेंगे कि उसका अगर कोई डाटा हो हमारे पास, तो उसको हम किस तरह से एंटर कर रहे होते हैं।